अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है, तो आपको उस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। वो क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी और वाक़ई में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यही आपका काम है। जय हिंद सर। आदरणीय मंचीगण को मेरा सादर प्रणाम एंड बहुत सारी विशेष एमएड सर को जो सफलता की चरम सीमा पर पहुंची है। मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जा रहा है वर्तमान में कि यहाँ पे हिंदी मीडियम मीडियम का जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है और ये मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मैं तो कहूँगा कि मैं सौभाग्यवान हूँ, मैं मातृभाषा और हमारी जो राष्ट्रभाषा है उससे हिंदी मीडियम से हूँ। लेकिन फिर भी एक झिझक रहती है अंदर से कि अक्सर इस एग्जाम में जो रिजल्ट आ रहा है वो यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम का अधिकतर वर्चस्व रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मीडियम का क्या वाकई इफेक्ट पड़ता है या राइटिंग स्किल का इफेक्ट पड़ता है या कंटेंट का इफेक्ट पड़ता है या फिर उसमें जो वो अपना बेहतर नहीं दे पाता स्टूडेंट। जी मैम आप प्लीज बताइए पर। ये तो तथ्य है कि हिंदी मीडियम का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमज़ोर तो रहता है। अ, अगर मैं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं रीज़न एक तो ये है कि रिसोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी इंग्लिश में, ख़ासकर ऑनलाइन मीडियम में, थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है। न्यूज़पेपर्स में वैरायटी मिल जाती है। हालाँकि अब काम हो रहा है रिसोर्सेज़ में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अब अपना हिंदी में मटीरियल लेकर के आ रहे हैं। अगर आप कहें कि यूपीएससी में परफॉर्मेंस में अगर असर पड़ता है तो नहीं। इनफैक्ट हिंदी लिटरेचर एक ऑप्शनल के तौर पे बहुत फेमस हो रहा है अब। मेरे कॉलेज के एक सीनियर ने हिंदी लिटरेचर में कुछ 340 नंबर उनके ऑप्शनल में थे। तो आपका परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा तैयारी पे पड़ता है। इवन इंटरव्यू में तो वो बोलते भी हैं कि अगर हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोलो। तो यूपीएससी भेदभाव नहीं करती। वो चेकिंग होती है सब कुछ, वो तो न्यूट्रल रहता है। तैयारी के टाइम पे होता है और हो सकता है मैं कुछ गलत बोल जाऊँ इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम में जो स्कूल्स हमारे रहते हैं, उनमें थोड़ा और अपडेशन की ज़रूरत है। जैसे ऑनलाइन एक बार इंटीग्रेट हो जाएँ वो, क्योंकि अगर स्कूल लेवल पे इंटीग्रेशन होगा ना, तो धीरे-धीरे आगे भी हो जाएगा। कॉलेजेस भी सब ज़्यादातर जो हायर प्रोफेशनल डिग्रीज़ रहती हैं, वो इंग्लिश मीडियम में करा देते हैं। तो मानती हूँ कि हिंदी के साथ थोड़ा तो अभी और आप ये बिल्कुल अपना दुर्भाग्य मत समझिए। सौभाग्य है आपका भी और हम सबका भी कि आप जैसे लोग हिंदी भाषा को महत्व को समझते हैं और बढ़ाते भी हैं। तो देखिए मेन है कि आप इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सोर्सेज़ ढूँढ लीजिए अच्छे। और हिंदी में शिरोरेखा खींचनी पड़ती है, थोड़े से लंबा हो जाता है। लिखने में मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में लेटर्स जुड़े हुए होते हैं, हाथ नहीं उठाना पड़ता, हिंदी में एक वो भी है। तो हिंदी में प्रैक्टिस अच्छी चाहिए लिखने की। तो उसको अच्छा बढ़िया लिखने की प्रैक्टिस करिए, रिसोर्सेज़ ढूँढ लीजिए, कहीं न कहीं तो मिलेंगे। और हिंदी अब बहुत जगहों पे आपको मिल जाएगी इंस्टीट्यूशंस में भी। तो थोड़ा-सा रिसोर्सेज़ ढूँढने पे मेहनत करिए, यूपीएससी भेदभाव नहीं करेगा। अपनी तरफ से आपको तैयारी करनी है, यही कहूँगी। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं शिखा सोनी। मैम, जागृति मैम से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने एथिक्स की क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, आप प्लीज इसके बारे में बताइए। थैंक यू शिखा, आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भी एक रेज़ कर दिया कि मैं एथिक्स बताना ही भूल गई थी। एथिक्स की स्ट्रैटेजी मेरी ये रही कि एक तो सिलेबस में जो कीवर्ड्स होते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, प्रोबिटी, इनको एक-एक पेज पे लिख लिया, इनकी डेफिनेशन गूगल कर ली, अच्छे से समझ ली और फिर जो सबसे अच्छी लगी, उसको मैंने 2-3 लाइन्स में कि कहीं इंट्रोड्यूस करना पड़े और फिर एग्ज़ाम्पल्स ढूँढिए कि भई एग्ज़ाम्पल कहाँ से निकल कर के आते हैं। जैसे इंटेग्रिटी की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी, कि भई वो ऑफ़िस की गाड़ी को पर्सनल काम में नहीं लगाते थे। घर पे भी होते थे, अगर अपना जब कहते हैं वो मिनिस्टर थे, फिर वो मिनिस्टर से उन्होंने रिज़ाइन किया, तो वो अननेसेसरी लाइट्स ऑफ रखते थे ताकि उनका खर्चा ना बढ़े और सरकार पे कोई बोझ ना आए। ये इंटेग्रिटी के एग्ज़ाम्पल्स हो गए। डॉक्टर कलाम का एग्ज़ाम्पल। वैसे हर एक चीज़ में एग्ज़ाम्पल डालिए। एथिक्स के पेपर्स को एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू ही लिखना होता है। इंटरनेशनल रिलेशन में एग्ज़ाम्पल, जैसे ह्यूमन ह्यूमैनिटी करके एक ऐसे भी आया था, वो एथिकल है। तो डेमोक्रेसी, मोनार्ची, इस तरह की चीज़ें कि ह्यूमैनिटी, कंपैशन, एग्जाम्पल्स दे दे करके करिए। और केस स्टडीज़ का सलूशन ये है कि आपको
लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब उसमें सॉल्यूशन दीजिए तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, लेकिन विजन आइडियल, कि भाई ठीक है हम प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे क्योंकि हमारी भाई मजबूरी है, लेकिन हम बनना तो आइडियल चाहते हैं। वो आपका एक अप्रोच दिखना चाहिए। जैसे इस बार अगर क्वेश्चन देखेंगे, एक आया था कि हथियार का जो ट्रेड है उसमें क्या एथिकल इश्यूज हैं, तो भाई नैतिक मुद्दे तो लिख देंगे कि इस मतलब बुरी तरह यूज ना हो, शांति बनाए रखें, ये वो। कंक्लूजन में डाल दीजिए कि हथियार कभी भी शांति का दूत नहीं हो सकते। हमें जो हमारा विजन है वो शांति होना चाहिए, कोशिशें इस तरह का एक एथिक्स में चलिए। डेली एक केस स्टडी लिखिए, प्रीवियस ईयर की केस स्टडीज प्रैक्टिस करिए, वो स्टैंडर्ड होती हैं। अगर आपको उनके सोल्यूशन मिल जाए ऑनलाइन या मार्केट में तो उसको एक बार देख लीजिए। ओवरऑल इस तरह से एथिक्स हो जाता है, उसमें काफ़ी क्रिएटिव होने का कंसेप्ट भी है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा जी। Good afternoon, ma'am, sir. First of all, congratulations both of you. My question is that I am a student of Hotel Academy and I continue coaching this year. So how I get adjusted the time you told me that 8 to 10 hours of study with coaching hours. And second is the pandemic COVID. When you told us that you get positive approach of this COVID time, but all of us we have negative effect on our mind. That's all is lost. And COVID totally disturbed mentally maximum of us. So how we get improve from this? देखिए, पहले तो ये आपने सही कहा कि कोविड का जो इम्पैक्ट है वो रहा है, और बहुत लोगों की ज़िंदगियों में बहुत ही कुछ बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए इस बीच में, तो ऐसी जगहों पे पॉजिटिव होना मुश्किल है। लेकिन यदि आप पढ़ाई की बात करें तो देखिए, एक होता है कि मन मार के पढ़ना, वो कंसेप्ट आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो उससे तो और आपका लॉस होगा। तो जैसे उन्होंने कहा ना विनीत ने कि 45-15 नहीं मन लग रहा, कोविड का टाइम है, घर में रहना पड़ रहा है, ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर लीजिए, मम्मी पापा रिश्तेदारों किसी से बात कर लीजिए जो शेयर करे, 45-45 मिनट पढ़िए। नहीं मन लगता, धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करिए। और ये जो एग्ज़ाम है ये नॉलेज का तो है, आप कितने मेंटली स्टेबल और मेंटली टफ हैं ये चेक होता है, तो खुद को बहला के रखना है। और आपने 8 से 10 घंटे वाली बात कही, तो देखिए यदि आप कोचिंग आते हैं तो कोचिंग कितने घंटे की रहती है सर यहाँ? 4 से 5 घंटे सर बता रहे हैं, तो अच्छा ज़्यादा पढ़ा देते हैं, तो भाई कोचिंग में बैठकर भी तो आप पढ़ते हैं ना, तो वो 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी जो आपके हैं तो उसको आपको एडजस्ट करना है। 8 से 10 घंटे में से कम यहाँ पे 4 से 5 हो, तो क्वालिटेटिवली जो एकदम कंसंट्रेटेड जो आपने यहाँ सीखा होगा, तो कम से कम 3 घंटे का वर्थ तो सीख के ही जाते हो ना, तो 3 तो उसमें से कम कर दो, 5 बचे। देखो, जो अगर क्लास में बैठ के अच्छे से पढ़ोगे तो जो यहाँ 3 घंटे में पढ़ाया है वहां जाकर के 1 घंटे में रिवाइज करोगे आप। हाँ, अब ये करोगे कि यहाँ पे भी अटेंशन नहीं पे करना, फिर वहां जाके पूरा पूरा पढ़ना है, वो अलग बात है। ये स्मार्टनेस आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जब मैंने कहा 8 से 10 घंटे, उसका मतलब होता है क्वालिटेटिव लर्निंग। सीखा कितना? क्लास में बैठ करके भी हम सीखते हैं, क्लास में इतना अच्छा कंसेप्ट बता दिया कि बिल्कुल रट गया, घर गए पेज पलटे याद आ गया, बच गए घंटे आपके। 8 से 10 घंटे टोटल क्वालिटेटिव, इस पे ध्यान रखिए। और जब एग्जाम पास आएगा तो कोचिंग्स तो आई थिंक डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्लासरूम कोचिंग, वो टाइम देते हैं रिवीजन का, प्रिपरेशन लीव रहती है, उस ड्यूरेशन में आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। क्लासरूम में बहुत अटेंशन पे किया करिए, बैठते तो आप हैं ही, फिजिकली प्रेजेंट रहना ही रहना है, मेंटली जितना अलर्ट रहेंगे उतना ज़्यादा सीख करके जाएंगे। और बाकी विनीत भी शेयर कर देंगे इस पॉइंट पे। हेलो 8 से हेलो 8 से 10 घंटे तो जैसे जागृत ने बताया क्यूमुलेटिव आवर्स है। ऐसा नहीं है कि यार ये तो इनह्यूमन हो जाएगा कि आप 8 से 10 घंटे घर पे पढ़ रहे हो, 4-5 घंटे कोचिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। टोटल आप 10 घंटे कवर कर लो एक दिन में, तो वो मोर देन इनफ है। और उससे आउटपुट निकल के आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किताब खोल के बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे, ऐसे भी 8 से 10 घंटे हो सकते हैं। भाई आपके पास कोई काम नहीं है, हमारे पास कोई काम नहीं था, किताब खोल के बैठे रहते और मान लेते 10 घंटे गिन लेते, तो ऐसा नहीं है। आप क्वालिटेटिवली आउटकम अगर उससे कुछ निकाल पा रहे हैं तो वो ही काउंट कर रहे हैं आपको।
प्लस कोविड का जो कहा आपने, तो जागृति ने बिल्कुल राइटली सेड कि इस समय आपकी मेंटल टफनेस चेक हो रही है। आप क्या बनना चाहते हैं? आप बनना चाहते हैं एक सिविल सर्वेंट। तो कोविड के टाइम में एक सिविल सर्वेंट क्या कर रहा था? कोविड के टाइम में एक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो दूसरे ऑफिशियल्स है सारे, वो लोग क्या कर रहे थे? वही थे जो गवर्नमेंट को सर्व कर रहे थे, वही थे जो कंट्री को सर्व कर रहे थे, जो दूसरे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो दूसरे सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, चाहे पुलिस ऑफिशियल्स ले लीजिए, हेल्थ ऑफिशियल ले लीजिए, टीचर्स ले लीजिए, पता नहीं कितनी इनोवेटिव वेज से उन्होंने सर्व किया है इतनी टफ कंडीशन में। तो अगर आपको उस जगह जाना है, इफ यू वांट टू क्लाइंब अ माउंटेन, बिगिन एट द टॉप। अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको उस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, वो क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी और वाकई में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यही आपका काम है। और जब अगर आप सही तरीके से करेंगे तो फॉर श्योर रिजल्ट सही आएगा। पॉजिटिव आउटकम काफ़ी कंपलसरी है। पॉजिटिव आउटकम के लिए मैं बता दूं कि पेरेंट्स का रोल और आपके सिबलिंग्स, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत अच्छे दोस्त होने चाहिए आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं लकी था कि मेरे पास ऐसे लोग थे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोग ना हो, तो मेरे पास कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी समय काफ़ी सपोर्ट किया इस जर्नी में। और आपको भी अपना नीश कार्व करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल नीश, तो आपको अपना नीश कार्व करना पड़ेगा जैसे एक स्पीसीज करती है। और अगर आप वो कर पाएंगे तो आप फॉर श्योर बेटर आउटकम्स के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और लाइफ में भी अच्छा करेंगे। प्लस एक चीज़ मैं हिंदी मीडियम वाले के लिए बोलना चाहूँगा कि भाई ये तुम्हारा दुर्भाग्य वगैरह नहीं है, सौभाग्य है कि यार तुम एग्ज़ाम क्लियर करो और बताओ सबको कि हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम क्लियर की जा सकती है और मैं सौभाग्यशाली हूँ और दूसरों को भी बनाऊँगा।